नमस्कार साथियों, मैं मुकेश जांगेड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है 1853 का चार्टर एक्ट। साथियों, 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया अंतिम चार्टर एक्ट था। कहने का मतलब ये है कि 1853 के बाद में 1857 के अंदर क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद में जब 1858 का अधिनियम लाया जाता है तो उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और जो सारी शक्तियां हैं वो सम्राट के हाथों में सौंप देते हैं। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाया गया ये अंतिम चार्टर एक्ट है, क्योंकि इसके बाद में जो अधिनियम लागू किया गया था वो सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था और सीधे ब्रिटिश सरकार जो है भारत में प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लग जाती है। इस प्रकार 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे उनमें अपन देखते हैं। जो पहला प्रावधान है वो ये है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके प्रशासनिक कार्यों को और उसके विधायी कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। अपन ने 1833 का जब अधिनियम पढ़ा तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि पहले जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो केवल प्रशासनिक कार्य करती थी। 1833 के अधिनियम के द्वारा उसे विधायी कार्य भी सौंप दिए गए, यानी कि अब वो प्रशासनिक कार्य भी करती और उसके साथ साथ में कानून का निर्माण भी करती, यानी कि वो विधायी कार्य भी करने लग गई। इस एक्ट के द्वारा जब प्रशासनिक क्षमता कम हो गई, जब प्रशासनिक असुविधा उत्पन्न हुई, तब 1853 के एक्ट के द्वारा उसी गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को पुनः अलग अलग कर दिया गया और विधायी कार्यों के लिए एक अलग से संस्था का निर्माण कर दिया गया और उस संस्था का नाम था विधान परिषद। इस प्रकार इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को पुनः अलग कर दिया गया तथा इसके लिए विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। कहने का मतलब यह है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उससे पहले की अगर अपन बात करें तो ये गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो केवल एक ही काम करती थी और वो काम था प्रशासन का। वो केवल और केवल प्रशासन का जो है काम करती थी।
1833 के एक्ट के द्वारा इस गवर्नर जनरल की परिषद को प्रशासनिक कार्य के साथ साथ में विधायी कार्य भी सौंप दिए गए। अब ये गवर्नर जनरल की परिषद प्रशासनिक कार्य भी करती और साथ साथ जो है वो विधायी कार्य भी करती। अब हुई प्रशासनिक असुविधा। तब क्या किया गया कि जब 1853 का एक्ट लागू किया गया, उसके द्वारा इस गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यों को पुनः अलग अलग कर दिया गया। एक प्रशासनिक कार्य और दूसरा विधायी कार्य। प्रशासनिक कार्य हैं वो तो इसी परिषद के पास में रखे गए, कोई चेंज नहीं किया गया। लेकिन जो ये विधायी कार्य हैं इनके लिए एक अलग से संस्था का निर्माण कर दिया गया और उस संस्था का नाम था विधान परिषद। अब ये विधान परिषद जिसके अंदर 12 सदस्य रखे गए थे, ये परिषद केवल और केवल विधायी कार्य करती और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसका काम था केवल और केवल प्रशासनिक कार्य करना। इस प्रकार इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को पुनः अलग कर दिया गया और उनके लिए एक विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। अब अपन दूसरा मुख्य प्रावधान पढ़ते हैं। दूसरे प्रावधान के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। खुली प्रतियोगिता से ये मतलब है कि पहले क्या होता था, जब कंपनी के कर्मचारियों के लिए एग्ज़ाम होता था तो उस एग्ज़ाम में केवल ब्रिटिश नागरिक ही भाग लेते थे, ऐसा ही प्रावधान था। लेकिन 1853 के बाद में ये प्रावधान किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो सभी के लिए खुला होगा। उसमें जो भारतीय व्यक्ति है वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसमें कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार जो दूसरा प्रावधान किया गया था वो किया गया था कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। खुली प्रतियोगिता से ये मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्रिटिश नागरिक है चाहे वो भारतीय है, वो एग्ज़ाम दे सकता है और अगर उसका सिलेक्शन होता है तो उसे कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उसे वही सुविधाएं मिलेगी जो ब्रिटिश नागरिक को नियुक्ति के समय दी जाती है। अब इसमें खुली प्रतियोगिता की जब शुरुआत की गई थी तो इसके नियम वगैरह बनाने के लिए कि कौन कौन व्यक्ति ये एग्ज़ाम देंगे, किस एज ग्रुप के व्यक्ति ये एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, नियुक्ति किस प्रकार होगी, कार्य क्या होंगे, इन सब पर परामर्श देने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया, एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम था मैकाले आयोग। इस मैकाले आयोग का गठन हुआ था 1854 ईस्वी में। तो इस प्रकार 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये दो मुख्य प्रावधान किए गए। पहला था कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके विधायी कार्यों को और उसके प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और जो विधायी कार्य थे उनके लिए एक अलग से संस्था का निर्माण किया गया और उस संस्था का नाम था विधान परिषद। दूसरा मुख्य प्रावधान था
कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति एग्जाम दे सकता है और कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्ति पा सकता है। इस खुली प्रतियोगिता के लिए नियम बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया और उसका नाम था मैकाले आयोग। इसके अध्यक्ष मैकाले थे, इसलिए उनके नाम पर इसका जो है नाम रखा गया मैकाले आयोग। और इसका जो गठन किया गया था वो 1854 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो 1853 में किया गया था या 1854 में किया गया था, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है कि अपन अगर ये याद कर लें कि 1853 के एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया था, तो हमारे एग्जाम के अंदर ऐसा ही दिमाग में आता है कि शायद ये 1853 का जो ऑप्शन है वो शायद सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक साल बाद में इसका गठन किया गया था और वो सन थी 1854 की। साथियों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके नोट्स वगैरह बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1858 के अधिनियम की। (1853) के एक्ट के बाद में सन 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम होता है। उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं 1858 के अधिनियम की। (1858) का अधिनियम। इस अधिनियम का जो नाम था, जिस नाम से ये पारित हुआ था, वो नाम था भारत में शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। यानी कि जिस नाम से ये पारित हुआ था उसका नाम था भारत में शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। इसी नाम से ये ब्रिटिश संसद के अंदर रखा गया था और इसी नाम से ये पारित हुआ और 1858 के अधिनियम से लागू किया गया। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और सारी शक्तियां ब्रिटिश सम्राट को सौंप दी गई। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर देते हैं और ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन करने लग जाती है। तो इसका जो पहला प्रावधान है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर देते हैं तथा सारी शक्तियां सम्राट को सौंप देते हैं। यानी कि ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है। दूसरा जो प्रावधान था उसके तहत भारत सचिव पद की स्थापना की जाती है।
यानी कि जब ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करती है तो वो अपने नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए भारत में एक पद की स्थापना करती है जिसका नाम है भारत सचिव। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण करती है। यानी कि एक पद तो हो गया भारत सचिव का, और उसकी सहायता के लिए एक परिषद का निर्माण किया जाता है। उसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। जो प्रथम भारत सचिव थे उनका नाम था सर चार्ल्स वुड। इस प्रकार सर चार्ल्स वुड भारत के प्रथम भारत सचिव बनते हैं और इस पद की स्थापना की जाती है। इस पद की स्थापना के साथ में ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया जाता है और उन दोनों की शक्तियां भारत सचिव के अंदर निहित कर दी जाती हैं। तीसरा प्रावधान भारत के गवर्नर जनरल का नाम, भारत के जो गवर्नर जनरल होते हैं उसे भारत का वाइसराय बना दिया जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया जाता है। यानी कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल होता है, 1858 की बात कर रहे हैं अपन, 1858 ईस्वी के अंदर जो भारत का जो गवर्नर जनरल होता है, अब उसे क्या बना देते हैं? इस एक्ट के द्वारा भारत का वाइसराय बना दिया जाता है। उस वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग। यानी कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, और उनको बना दिया जाता है भारत का वाइसराय। यानी कि भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहाँ पर जो विद्यार्थी होता है वो कंफ्यूज होता है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि 1858 के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वाइसराय बना दिया जाता है। यानी कि जो भारत के अंतिम गवर्नर कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग हो गए। और जब इन्हें वाइसराय बना दिया जाता है तो भारत के जो प्रथम वाइसराय कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग होते हैं। ये अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? तो उसका आंसर है 1858 के अधिनियम के तहत। दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत सचिव पद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की जाती है? तो 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव पद की स्थापना की जाती है और उनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण भी किया जाता है। प्रथम जो भारत सचिव है वो सर चार्ल्स वुड थे। तीसरा प्रश्न बनता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।